कहते हैं कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहाँ रहता है वहाँ रोशनी फैलाता है। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 1988 की। दिल्ली की एक जगह है जहांगीरपुरी, वहाँ अचानक से आग लग जाती है। झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। वो बच्चे जो रोज़ मर्रा की तरह भीख मांगते हैं, इधर उधर जाकर अपना पेट पालते हैं, भरते हैं। आग लग जाती है, सैकड़ों झोपड़ियाँ जलकर राख हो जाती हैं, खाक हो जाती हैं। उसमें बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। इसी बीच में जो दिल्ली के एलजी होते हैं, गवर्नर होते हैं, तो उन्हें उस जगह का दौरा करना था। साथ में एक ऑफिसर होते हैं। उन ऑफिसर से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऑफिसर साथ जाते हैं। वहाँ जाकर जो अपने आंखों से दृश्य देखते हैं, चारों तरफ आग लगी हुई थी। आग तो बुझ गई थी, लेकिन इस आग में न जाने कितने लोग मर चुके थे। करीब 25 ऐसे बच्चे थे जिनके माँ, जिनके बाप, जिनके परिवार के लोग मर चुके थे। अब उनकी परवरिश कैसे होगी, ये एक बड़ा जिम्मा था। कौन संभालेगा इसे? एलजी और वो ऑफिसर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उस ऑफिसर के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जिस प्रयास से इन बच्चों का कुछ भला हो सके। वो प्रयास होता है, और प्रयास वो इतना बड़ा होता है कि आज भारत के 12 राज्यों में वो प्रयास फैला हुआ है। लगभग 261 सेंटर उसके भारत के अलग अलग राज्यों में हैं। 50,000 बच्चे प्रतिदिन रहते हैं, खाते हैं। उनकी कपड़ों की, उनकी किताबों की व्यवस्था भी वही प्रयास। एक ऐसा नाम प्रयास निकल के आता है, वो एनजीओ बन जाता है। और उसको, उसकी संग बुनियाद, इसकी ज़मीन में जो एक होते हैं ना, किसी की नींव रखना, वो नींव रखी थी अमोद कंठ जी ने। अमोद कंठ जी एक ऐसा नाम, जो पुराने लोग होंगे बहुत बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर, और उनकी ज़िंदगी में किस्सों की भरमार। किसी किसी की ज़िंदगी में एक आध कहानियाँ होती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कहानियों की भरमार है। कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ बैठे हैं, हम उनके बगल में बैठे हैं। तो उनकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं। लेकिन आज का किस्सा मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी पहली पोस्टिंग का पहला किस्सा सुनाएं, ताकि वो कितनी, क्योंकि इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब में उसका हवाला भी दिया था। तो सर, आपका उस्मान सैफ़ी सफ़र के इस यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। और रही बात किस्सों की, तो किस्सों की कोई अलग अलग से पहचान नहीं होती है, बुनियाद नहीं होती है। किस्से तो जीवन का हिस्सा हैं। और अगर आप यहाँ वहाँ घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग स्थितियों में अपने को डालते हैं और न भी डालते हैं, तो बहुत बार किस्से बन जाते हैं। तो ये सही है कि मेरे साथ बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, हर किसी के जीवन में होती हैं, इतनी कोई नायाब चीज़ नहीं है। लेकिन पुलिस में होने की वजह से किस्से कुछ ज़्यादा थे, ये भी सही है। रही बात प्रयास की, तो मैं भी शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा। प्रयास में जानी नुकसान ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन नुकसान लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ। परिवार का बहुत नुकसान इसलिए हुआ कि वहाँ पे रैग पिकर्स की कॉलोनी है, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, सामान निकालते हैं, वैसे लोगों की कॉलोनी है। जहांगीरपुरी उस ज़माने में रिसेटलमेंट कॉलोनी थी, लेकिन ये एक स्लम था बहुत बड़ा, और अब भी है। वहाँ की आबादी करीब, मैं समझता हूँ कम से कम 4 लाख आबादी अभी भी होगी, तब भी बहुत आबादी थी। और मैं इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गया, और जो आपने स्थिति बयान किया उसके मुताबिक बच्चों के साथ कार्यक्रम शुरू किया मैंने। तो ये 1988 की बात है, जब करीब करीब मेरे कैरियर का मिड पॉइंट था, यानी 74 से 88 तक करीब 14 साल 15 साल हो गए थे। और उसके पहले की बहुत सारी बातें थीं। तो चूँकि आप कहानी प्रयास की खुद बोल चुके थोड़ी बहुत, तो मैं कहानी पुलिस की ही शुरू करता हूँ, जैसा आपने कहा। तो चूँकि आपने कहा, और मैं सोचा कि पहले मैं अपनी पहली पोस्टिंग की ही कहानी कहूँ। तो पहली पोस्टिंग पौंडीचेरी में हुई। क्योंकि हमारा ये काडर है, उसको अगमुट काडर कहते हैं, यानी अब तो कश्मीर भी आजकल चल रहा है, इस काडर का पार्ट हो गया है। अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज़, जो 7 यूटीज़ हैं, वो सारे इस काडर के पार्ट हैं। और अभी कश्मीर भी इस काडर का पार्ट ही बन गया है कुछ समय के लिए। तो हम लोग जब सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पहली पोस्टिंग हमारी पौंडीचेरी हो गई। और पौंडीचेरी लोग जानते हैं कि औरबिंदो आश्रम की वजह से ज़्यादा जानते हैं, या इसके अलावा फ्रेंच कल्चर वहाँ का, या फ्रेंच कंट्रोल में वो जगह थी। जब अंग्रेज़ चले गए भारतवर्ष छोड़ करके 1947 में, उसके बाद ही पौंडीचेरी बहुत साल तक रहा।
फ्रेंच कंट्रोल में रहा देखा जाए तो, और एक अंडरस्टैंडिंग थी जो, लेकिन जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन वो फ्रेंच कल्चर का या फ्रेंच सिस्टम का बहुत गहरा छाप वहाँ पे था। जैसे वहाँ के पुलिसमैन जो हैं वो लाल टोपी, गोल वाली टोपी पहनते हैं जैसा फ्रांस में लोग पहनते थे। और इसके अलावा जो वहाँ पे भाषा लोगों की बातचीत करने की थी वो आधी अंग्रेजी, आधी तमिल और आधी फ्रेंच थी। औरबिंदो आश्रम की वजह से एक नया आयाम जुड़ गया वहाँ के जीवन में। और फिर मैं उसको कॉकटेल कहता हूँ कि एक कॉकटेल था जिसमें तमिल कल्चर भी था, फ्रेंच कल्चर भी था, औरबिंदो आश्रम भी था। और वहाँ पे लोग बड़े इंटरेस्टिंग थे। और उसमें जब आप बात करते हैं फ्रेंच कॉलोनीज़ की भारतवर्ष में, तो चंदर नगर अलग था जो अभी मतलब बंगाल की तरफ था। इसके अलावा पौंडीचेरी से गवर्न होने वाले 4 टेरिटरीज़ थे अलग अलग। एक तो पौंडीचेरी था जहाँ हम लोग रहते थे, जहाँ मेन एक बड़ी आबादी थी वहाँ पे। उसके बाद कैरिकल एक जगह थी जो वहाँ से कोई 150-200 किलोमीटर तमिलनाडु के कोस्ट पे था। तीसरा बहुत दूर वहाँ से आंध्रा कोस्ट पे यानम नाम की एक जगह थी। और चौथा माहे, माहे की चर्चा बहुत होती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, वो केरल के कोस्ट पे था, वो करीब करीब 600-700 किलोमीटर था। तो ये चारों हमारे एरिया में था। तो पहली पोस्टिंग थी, कुछ दिन मैंने हेडक्वार्टर्स में काम किया, उसके बाद मुझे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज बना दिया गया। जब बना मैं लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज तो काम वाम शुरू हुआ, बहुत सारे काम होते रहे। एक दो घटनाएं जो महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बयान करूँगा। एक दिन की बात है कि मेरे किसी पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया कि एक एमएलए से झगड़ा हो गया किसी, वो जो एक खोखा होता नहीं है कियोस्क, यानी ऊंचे पे पान का खोखा, ये हाँ, पान बीड़ी सिगरेट ये वो कुछ छोटे मोटे सामान का एक खोखा था, ऊंचे पे काफ़ी, तो मार्केट के बीच में था। और वहाँ पे जो खोखे वाला आदमी था उससे एक एमएलए साहब का झगड़ा हो गया। और एमएलए साहब वो थे जो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए थे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में मतलब अगर वो एक एमएलए निकल जाए तो सरकार गिर जाए, वो स्थिति थी वहाँ पे। तो एमएलए साहब से कुछ बकझक हो गई खोखे वाले की, तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा, खोखे नाल ने भी एक थप्पड़ मारा, शायद दोनों नीचे गिर गए, चोट लग गई। तो जो खोखे वाला व्यक्ति था वो पहुँच गया पुलिस स्टेशन पहले, उसने वहाँ रिपोर्ट दर्ज कर दी अपनी। एमएलए साहब भी गए, लेकिन जाहिर है कि उसकी रिपोर्ट पहले थी। और जैसा आप जानते हैं कि सीआरपीसी के अंदर 154 सीआरपीसी में एफआईआर लॉन्च होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट ही है। तो वो रिपोर्ट लॉन्च हो गया। उसके बाद तब तक मेरे पास फ़ोन आया कि ये एमएलए साहब भी आ गए और ये हो रहा है। तो हमने कहा भाई जिसने भी पहली खबर की या पहला रिपोर्ट लॉन्च किया, जाहिर है कि केस उसकी तरफ से पहले बनेगा, एमएलए साहब का केस बाद में बनेगा। ये बात हो गई, थोड़ा बहुत उथल पुथल रहा। शाम में मुख्यमंत्री ने हमको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई आपने तो केस रजिस्टर कर दिया और आपने हमारे एमएलए के खिलाफ। तो हमने कहा कि हाँ किया। ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरी क्या सरकार गिरवाओगे? नहीं, वो बाद में पता लगा बातचीत के दौरान कि भाई तब तक थोड़ा बहुत मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि एमएलए बहुत इम्पोर्टेंट था और पूरे सरकार में काफ़ी उथल पुथल हो गया था। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने केस रजिस्टर क्यों किया, तो मैंने उनको बताया कि भाई कानून तो यही कहता है, 154 सीआरपीसी मैंने बताने की कोशिश की मुख्यमंत्री महोदय को कि उसके मुताबिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है। और अगर खोखे वाले ने रिपोर्ट पहले किया तो एमएलए साहब के खिलाफ केस रजिस्टर पहले होगा अगर होना है तो। तो इस पर थोड़ी बहस हो गई। तो हमने उनको जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कानून समझता हूँ। तो मैंने कहा कि तभी मैं आपको कानून बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री वहाँ पे एक नारायण स्वामी कोई थे। अच्छा। तो उन्होंने नहीं बताया, मुझे मालूम था कि वो लॉयर रह चुके थे या वकालत का उनका बैकग्राउंड था। तो उस दृष्टिकोण से मैंने कानूनी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद मैं कानून की बात नहीं करता। तो कानून की बात से वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप मुझे कानून सिखा रहे हैं क्या? हमने कहा मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप एक लॉयर भी रह चुके हैं और आपको मालूम है कानून क्या है। जो भी वो काफ़ी बहस सी रही। और तब तक मेरे जो आईजी साहब थे, जो बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर थे, तिलक राज कक्कड़, वो दिल्ली आए थे किसी काम से और हमारे एसएसपी साहब बहुत परेशान हुए मेरी बात से कि तुमने तो लुटिया डुबा दी हमारी, कि ये क्या तमाशा मचा दिया। लोग बड़े नाराज़ थे। मेरी पहली पोस्टिंग थी, बहुत यंग था मैं।
और तो बात बात में ये कहानी शुरू हुई। तो एक तो ये घटना हुई, उसी समय एक बड़ी बड़ी घटना चल रही थी उसके आसपास। वो साइक्लोन आया था, बहुत बड़ा तूफान, समुद्री तट पे, पूरे के पूरे तट पे, और हज़ारों लोग मर गए थे उसमें। हज़ारों लोग। हाँ, हज़ारों लोग मरे थे उस तूफान में। भयानक तूफान था, आप लोगों को पता होगा 1977 के आसपास। तो उस तूफान में फिर ये हुआ कि बहुत सारे इलाके जो हैं वो एकदम अलग हो गए। मतलब वहाँ कोई सरकारी जो राहत है वो नहीं पहुँची, लोग नहीं पहुँच पाए। मैं चला गया अपने 2-3 लोगों के साथ, साइकिल वाइकिल पे बैठते हुए, बोट वगैरह लेते हुए मैं पहुँच गया। तो ऐसी जगह पहुँचा जहाँ लोग बेरुंड हो गए थे, एकदम अलग हो गए थे। उनसे बातचीत हुई, बहुत नाराज़ थे लोग कि सरकारी राहत क्यों नहीं पहुँची है। इलाके के जो सिविल ऑफिसर्स थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे, वो सारे के सारे गायब थे, कोई नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने बहुत लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट कर दी वायरलेस के ऊपर, और वायरलेस की रिपोर्ट फिर असेंबली में कहीं से कहीं पहुंच गई। तो वो तूफ़ान मचा कि अरे ये तो वहाँ एएसपी बैठा हुआ है, वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, और ये तमाम बातें, इस सरकार की बदनामी हुई। हमारे आईजी साहब ने उसको बहुत हवा दी कि भाई ठीक है, चलने दो, जब गलत है तो गलत है, अगर पुलिस पहुंच गई और लोग नहीं पहुंचे, राहत नहीं पहुंची, तो गलत बात है। तो ये सारी बात मिला जुला करके, मतलब पहली ही पोस्टिंग में 1 साल मुश्किल से हुआ था हमारा, और मैं बहुत नागवार गुजरा उस सरकार के लिए, उस मुख्यमंत्री के लिए। तो उन्होंने आकर के होम मिनिस्ट्री में ये कहा कि भाई ये ऑफिसर जो है ये बहुत ख़तरनाक किस्म का है, और इसका तबादला होना चाहिए। तो मेरा तबादला हो गया, मतलब तबादले की ऑर्डर हो गई। उसी समय 26 जनवरी का एक एट होम होता है, जहाँ एलजी के घर पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है, अच्छा माहौल रहता है। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे किनारे ले जाके कहा कि वैसे तो तुम्हारा तबादला मैंने करवा दिया है, और तुम्हारे किस्म के आदमी से बहुत परेशानी है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे। तो मुझे अच्छा लगा। तो ये तबादला और ये जो घटना थी, वो एक पहला एक्सपीरियंस पुलिस में था हमारा, आखिरी नहीं था, क्योंकि इसके बाद 2 मुख्यमंत्री, एक गोवा में था तो मुख्यमंत्री ने मुझे निकाला वहाँ से, और आखिरी पोस्टिंग जो मेरी थी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी मुझे निकाल ही दिया। तो इस ढंग से जो पॉलिटिकल एक एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मैं नहीं कर पाया कभी भी। लेकिन सच पूछे तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, और कभी रही भी नहीं। मैं कभी बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़ नहीं हुआ कि क्यों निकाला गया। भाई मुख्यमंत्री या एमएलए जितने लोग होते हैं, इनका अधिकार है, वो डेमोक्रेटिक मास्टर्स हैं, उनका अधिकार है कि वो कंट्रोल करें, और नहीं कंट्रोल कर पाए तो निकाल दें। तो ये कहानी का एक सारांश था। वाकई बहुत ही दिलचस्प रहा है कि एक एमएलए, और वो भी ऐसा कि जो बहुत ही मजबूत पिलर था, और उसको ही आपने गिराने की सोच ली थी। ऐसी हालत पैदा हो गई, खैर आपने तो नहीं गिराया, लेकिन दूसरा जो जहाँ बमंड रहा था, इसमें हज़ारों लोग मर गए थे, वहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुँच रही थी, और वो बात आपने आगे तक पहुँचाई, विपक्ष ने उसका मुद्दा बना लिया। ये दूसरी बात हो जाती है, लेकिन वाकई वो इंटरेस्टिंग रहा है। दूसरा सर, मैं ये भारत का संविधान हमारे बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा मेरी ज़िंदगी में इसका बड़ा रोल रहा है, इसके बारे में भी आप बात करिए नहीं, प्लीज़। इसलिए कि देखिए, ये पहले जब हम लोग कॉलेज में थे, बल्कि हमारे एक बहुत पुराने दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, शायद उनको भी याद आ रहा होगा। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने की वजह से हम लोगों को लगता था, मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कह रहा हूँ, कि भारतवर्ष का संविधान जो है उसको लोग कहते थे कि ये लॉयर्स पैराडाइज, ये कट एंड पेस्ट है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी यहाँ काटा वहाँ लगा दिया, कि कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हाँ। कोई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और कोई फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात है। वो तमाम बातें भारत के संविधान में पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, आज जब देश बहुत आगे बढ़ चुका है, पूरी की पूरी राजनैतिक समस्याएं जो हैं नए नए ढंग से सामने आते चली गई, तो हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष के प्रजातंत्र का अगर आधार कुछ और है तो ये संविधान है। इस संविधान की वजह से ये प्रजातंत्र आज तक है। अगर ऐसा संविधान नहीं होता, चाहे वो B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे उसमें, या पंडित नेहरू का योगदान था, एक से एक बड़े लोगों ने, वो उस जमाने की जो महान हस्तियां थीं फ्रीडम मूवमेंट के, उन सबों ने बैठ करके संविधान की रचना की। इस संविधान की वजह से इतना बड़ा देश, जहाँ हजारों लाखों घटनाएं होती रहती हैं, इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज आते रहते हैं, लोग इसको, यहाँ की डेमोक्रेसी को तोड़ नहीं पाए। बहुत लोगों ने कोशिश किया तोड़ने का, और इस पूरी की पूरी प्रजातंत्र को नए रूप देने का,
भारतवर्ष डिक्टेटरशिप हो जा सकता था, मिलिट्री रूल हो जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ सिर्फ इस संविधान के कारण, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी दूसरी किताब जो पब्लिश्ड हुई है, मैंने 2 किताब लिखी कुछ दिन पहले, पुलिस मेमोइर्स थे। पहले का नाम था खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, जिसमें मैंने 1980s के का जो भयावह समय था उसके बारे में लिखा है। उसमें मतलब चर्चा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 80s बहुत भयावह समय था भारतवर्ष के लिए। उसमें 84 राइट्स हुआ, बहुत आतंकवाद बहुत तेज़ी से बढ़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ललित बाकन मारे गए, अर्जुन दास काउंसलर मारे गए, जनरल एस वैद्या जो ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके समय हुआ वो मारे गए, और अंत में जाके राजीव गांधी की हत्या हो गई। ये तमाम केसेस मैंने किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसकी चर्चा होती है उसके अंदर। दूसरी वाली जो है वो खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स जो किताब का नाम है, जिसमें फिर वो जेसिका लाल केस, BMW केस, चार्ल्स सोबराज केस, ये तमाम केसेस वगैरह, रोमेश शर्मा केस, ये तमाम केसेस हैं। इस किताब का जो अंत है वो संविधान पे है। मैंने अंत में किताब को ख़त्म किया है ये लिखते हुए कि भारतवर्ष में जो हमारा लीगल सिस्टम है, यानी लीगल सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो उसमें हमारे लीगल सिस्टम में 3-4 चीज़ें हैं। प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस है, जुडिशरी है, पुलिस है, प्रिजन सिस्टम है। ये विंग्स हैं इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। किताब का नाम है खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, यानी ये तमाम तंत्र टूटते नज़र आ रहे हैं। इन तमाम तंत्रों में इतना ज़्यादा प्रेशर है, और इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कुछ इस ढंग का है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता है, एकदम नहीं मिलता है न्याय। ये परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका समाधान अगर कहीं नज़र आता है तो संविधान में ही नज़र आता है। इसीलिए मैंने दूसरी किताब का जो अंत है वो मैंने संविधान के प्रेम्बल से किया, जिस प्रेम्बल में हम बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं और सोचते हैं, जो एक आदर्श के तौर पे है। तो ये एक महत्व है संविधान का हमारे नौकरी के साथ या हमारे जीवन में। सर की जो पैदाइश है वो बिहार की माटी से हैं, वो हिस्सा शायद आजकल झारखंड में आ गया है, और वहीं पे सारी एजुकेशन हुई है। कुछ समय के लिए प्रोफेसर भी आप रहे हैं। हाँ। पढ़ाया आपने। मैं प्रोफेसर मतलब मैं टीचर भी था, और एक कॉलेज भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। मतलब एक तो कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में था, और 1 साल वहाँ मैंने काम किया, और उसके बाद हम लोगों ने एक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज की स्थापना की। मैं उसका ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल था, इत्तेफाक से। मेरी उम्र मुश्किल से 23 साल थी उस वक्त, लेकिन एक नए लोगों ने मिल करके एक नए किस्म की कॉलेज की स्थापना की, वो एक था जी। लोग अपनी ज़िंदगी में, मैं सही दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1-2 कहानियाँ, 10-20 कहानियाँ गढ़ सकते हैं। यहाँ जहाँ भी रहे वहीं कहानी गढ़ती चले गए। और शुरुआत जो कही थी मैंने आपसे कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहाँ भी रहता है वहाँ रोशनी फैलाता रहता है। तो अगली कहानी के साथ मैं जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।